नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी बुक है उसका जो लेसन नंबर 4 है जिसका नाम इलेक्ट्रिकल मटेरियल एंड केबल्स है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये इलेक्ट्रिशियन जो थ्योरी है उसके फर्स्ट सेमेस्टर का है या फर्स्ट ईयर का मान सकते हैं आप। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, देखो, जब तक हमें इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा तब तक हमें इसको चैप्टर को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। अब हम देखते हैं कि ये चैप्टर हमारे लिए आवश्यक क्यों है या एक इलेक्ट्रिशियन के लिए ये चैप्टर आवश्यक क्यों है। आप सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर जो है ये सिर्फ जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए है। नहीं, ये चैप्टर उनके लिए तो है ही, साथ में उन इलेक्ट्रिशियन के लिए भी है जो ये उन इलेक्ट्रिशियंस के लिए भी है जो इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि विद्युत के अंदर जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थ कौन कौन से पदार्थ होते हैं और उन पदार्थों की क्या पहचान होती है, उनके कुछ गुणधर्म होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको हम समझने के लिए इस तरह से जब तक हम इनको समझेंगे नहीं तब तक हम उनका प्रैक्टिकल प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। पहला जो है, इसके अंदर हम समझने वाले हैं वैद्युतिक पदार्थों को समझने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम जितने भी प्रकार के वैद्युतिक पदार्थ हैं, वैद्युतिक पदार्थ बोले तो इसके अंदर हम चालक किसे कहते हैं, चालक के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार के चालक होते हैं उन चालकों को समझेंगे, उन चालकों के गुणधर्म क्या होते हैं वो समझेंगे, उसी तरह अचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं, ऐसे ऐसे हम इस चैप्टर के अंदर समझते जाएंगे। दूसरा, इसके अंदर जो प्रत्येक जो पदार्थ होंगे उन पदार्थों के क्या गुणधर्म होंगे। गुणधर्म जैसे मान लो चालक हो गया, अब चालक के अंदर बहुत सारे चालक होंगे तो उन चालकों के प्रत्येक चालक का क्या रंग होगा, क्या उनका गुण होगा, किस वजह से उनको लिया गया है, उनको चालक क्यों कहा गया है, इस तरह से हम उनके गुणधर्म समझेंगे। ठीक है, हम इसमें विभिन्न प्रकार के चालकों को देखेंगे, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को देखेंगे, वैद्युतिक पदार्थों को, प्रत्येक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर भी इसमें ये समझ में आएगा। इसके अलावा हम इसमें समझेंगे कि जो तार और केबल्स होंगे उनके अंदर कौन कौन सी शब्दावली होती है। शब्दावली जिसके अंदर हम देखेंगे कि इसको तार क्यों कहा जा रहा है, तार में कितने प्रकार के तार होते हैं, केबल्स कितने प्रकार की होती हैं, केबल्स में कोर क्या होते हैं, उसके अंदर कितने प्रकार की केबल्स होती है, ये सब चीज़ें इसके अंदर हम समझ में आएगी। इसके अलावा तार और केबल्स के प्रकार भी हम समझेंगे, अलग अलग प्रकार की केबल्स, अलग अलग प्रकार के तार। और फिर इसके आगे हम समझेंगे कि जो तार और केबल्स होंगे उन तार और केबल्स को जोड़ने के लिए किस प्रकार के जोड़ बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स देखेंगे, जैसे रेड टेल जॉइंट हो गया, ब्रिटानिया सीधा जॉइंट हो गया, ब्रिटानिया टी जॉइंट हो गया। इस तरह से अलग अलग जॉइंट्स को हम देखेंगे और उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे कि केबल्स और जो तार होते हैं उनके प्रयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, उसका मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए, उनको किस प्रकार से स्टोरेज करना चाहिए, उनको किस प्रकार से रखना चाहिए, ये सारी चीज़ों का हम डिस्कस इसके अंदर करेंगे। तो दोस्तों, ये जो पार्ट है ये बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन मैं इसको लंबा करूँगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 15 से 20 मिनट के अंदर मैं इसको हो सके जल्दी खत्म करने का प्रयास करूँगा और इस पूरे को आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर यही पॉइंट देखेंगे कि विद्युत प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको किस प्रकार के होते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम के चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो आपको टेलीग्राम का जो चैनल है इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक के जरिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसके अंदर आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके अंदर देखते हैं कि वैद्युतिक पदार्थों के प्रकार। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो विद्युत के अंदर प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है वो होता है चालक। अब हम सबसे पहले चालक को समझेंगे। चालक क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुलता में पाई जाती है उन्हें चालक कहा जाता है। कभी कभी हम चालक ऐसे ही बोल देते हैं कि जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाता है उसको हम चालक कहते हैं, वो भी सही है, लेकिन उसमें एक वो हो जाता है कि सुगमता से प्रवाहित हो जाए। हाँ ठीक है, सुगमता से प्रवाहित होता है, लेकिन सुगमता से प्रवाहित होने का कारण क्या होता है, वो कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है दोस्तों, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने इसके अंदर आप मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मौलिक विद्युत करके, उसके अंदर मैंने पूरा इसमें इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संरचना इसके बारे में मैंने पूरा डिस्कस किया है, उसको आप उसमें देखेंगे। मैं उसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या इसके आई बटन में दे दूंगा, जिसके अंदर जाकर के आप देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स वही होते हैं कि परमाणु में जो बाहरी कक्षा में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो परमाणु होता है, परमाणु का नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर कक्षक होते हैं, उन कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिनके ऊपर नाभिक की पकड़ कम होती है और वो आसानी से थोड़ा सा बाहरी फोर्स मिलने पर वो अपने परमाणु को त्याग करके दूसरे परमाणु में चले जाते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है वो चालक होते हैं। अब यही मेन फर्क रहता है चालक में और अचालक में। अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि चालक, मुझे लगता है कि चालक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं चालक कितने प्रकार के चालक होते हैं और कौन कौन से चालक होते हैं, किन चालकों का हम प्रयोग करते हैं, आपने दैनिक जीवन में देखा होगा। उसी तरह हम देखेंगे कि जो अलग अलग चालक हैं उनमें सबसे पहला जो चालक है चांदी। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने चांदी को क्यों लिया, सोने को क्यों नहीं लिया, तांबे को बाद में क्यों लिया, ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लिया, इसका कारण क्या है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें आप, वीडियो को छोड़े नहीं, वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा और मैं ज़्यादा इसको लंबा भी नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब पहला है चांदी। चांदी का हम गुण देखते हैं, अलग रंग देखते हैं, क्या क्या प्रयोग होता है ये देखते हैं। चांदी जो होती है, देखो दोस्तों, ये इसका रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। ठीक है दोस्तों, सफ़ेद होने के बाद में ये जो इसका पहला गुण होता है ये होता है तन्य। तन्यता गुण, उस तन्यता किसे कहते हैं, तन्यता को समझने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपने गूंद को देखा होगा, गोंद को देखा होगा, तो उसको जब हम खींचते हैं तो उसके अंदर एक पतला तार के रूप में आ जाता है, यही गुण तन्यता कहलाता है।
ठीक है दोस्तों। तो वायरों के अंदर या जो मटेरियल होते हैं, धातु होती है, उन धातुओं में भी ये गुण होता है। तन्य अगर कोई भी चीज़ नहीं है तो उसका हम वायर नहीं बना सकते या तार का रूप उसको नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों। दूसरा अगाध वर्धता। अगाध वर्धता बोले तो उसको जब हम पीटते हैं, जैसे कोई भी धातु है उसको पीटने पर वो टूटे नहीं, भंगुर नहीं हो। जैसे अपना कांच है, कांच को जैसे हम थोड़ा सा भी चोट मार दे तो कांच टूट जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, तो वो अगाध वर्धता में नहीं होगा, वो भंगुर होगा। इसी तरह अगाध वर्धता जो होती है वो होती है कि जब हम इसको धातु को पीटते हैं, पीटने पर वो धातु टूटे नहीं, वो भंगुर होकर बिखरे नहीं। ठीक है दोस्तों, ये होता है अगाध वर्धता। और अब इसका जो दूसरा है ये कम विशिष्ट प्रतिरोध। अब जो प्रतिरोध होता है अपने प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है दोस्तों तो इसके अंदर भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों। और मैंने मौलिक विद्युत में इसको समझाया हुआ है ही वैसे ही, फिर भी आप अगर बोलेंगे तो मैं अलग से इसके लिए प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और चालकता, इसके बारे में अलग से मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसको हम रो बोलते हैं। रो जो होता है उसकी वैल्यू सबसे कम, चांदी में सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध की मात्रा होती है, इसीलिए मैंने इसको सबसे ऊपर रखा। ठीक है दोस्तों। ये जो मैंने बोला था ना कि सोने को मैंने ऊपर क्यों नहीं रखा और चांदी को ऊपर क्यों रखा, तो इसका पहला कारण यही है और मुख्य कारण है यही कि चांदी जो होता है सबसे कम प्रतिरोध वाली जो धातु है वो है चांदी। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं हम तांबा। अब तांबा है, तांबा का जो रंग होता है वो होता है मटमैला। ठीक है दोस्तों। तांबे को इंग्लिश में कॉपर बोला जाता है। अब इसके अंदर यही गुण होता है, तन्य होता है, तन्य होगा तभी तो ये वायर के रूप में बदला जाएगा, अगाध वर्ध होगा तभी तो ये सहन कर पाएगा। इसका भी प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है लेकिन चांदी से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, देखो प्रयोग सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला विद्युत के अंदर, हम इलेक्ट्रिशियनों के अंदर जो सबसे ज़्यादा हम जहाँ पे काम करेंगे, सबसे ज़्यादा जो धातु हमारे सामने आने वाली है वो है तांबा। इसका प्रयोग हम तारों में देखेंगे, केबल्स में देखेंगे, अर्थिंग के जो इलेक्ट्रोड होंगे, अर्थ की प्लेट होगी उसके अंदर देखेंगे, जो बैटरी के इलेक्ट्रोड होंगे उसके अंदर देखेंगे, बस बार के अंदर देखेंगे, और वो बहुत सारी जगह जहाँ पे विद्युत का ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर आपको तांबा देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं सोना। तो दोस्तों मैं आपको ये थोड़ा सा चांदी का प्रयोग बताना भूल गया। अब इसमें देखो चांदी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आपने देखा होगा चांदी का प्रयोग कहाँ होता है। अब देखें चांदी का प्रयोग, तो इसका प्रयोग जो होता है ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है जो अपने मोबाइल फ़ोन आते हैं, मोबाइल फ़ोन या जो अपने लैपटॉप होते हैं उनके जो प्रोसेसर्स होते हैं, वो प्रोसेसर के अंदर इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। जैसे अपना एप्पल का मोबाइल हो गया या कोई भी इंटेल का या जो प्रोसेसर होते हैं उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से वो थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं मोबाइल। ठीक है दोस्तों। प्रोसेसर्स में ये ज़्यादातर अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों। प्रोसेसर में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं वापस सोने पर। सोना जो होता है इसका रंग पीला होता है, तन्य होता है, अगाध वर्ध होता है और इसका प्रयोग नगण्य है। ठीक है दोस्तों। इसका प्रयोग हम ज़्यादा करते नहीं है। अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं हम एल्यूमिनियम पर। अब एल्यूमिनियम, तांबे के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला धातु है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है उसका रंग होता है सफ़ेद रंग होता है, तन्य होता है, अगाध वर्ध होता है और हल्का होता है। इसके साथ में ये तांबे से ज़्यादा थोड़ा सा जंगरोधी भी होता है। ठीक है दोस्तों। हल्का जंगरोधी। अब इसका प्रयोग करते हैं केबल्स में करते हैं, तार में करते हैं, बस बार में करते हैं। थोड़ा सा क्या है दोस्तों कि इसका जो तन्यता होती है वो थोड़ी सी कम होती है, थोड़ा सा इसको ज़्यादा खींचा जाए तो ये टूट जाता है या भंगुर होता है, और ये थोड़ा सा सुदृढ़ नहीं होता है। सुदृढ़ मतलब इसको ज़्यादा वजन सहन करने वाला या ज़्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। ये अपना एल्यूमिनियम हो गया। अब हम देखते हैं टंगस्टन। टंगस्टन जो होता है दोस्तों, इस टंगस्टन का जो रंग होता है वो गहरा स्लेटी रंग का होता है, गहरा स्लेटी रंग। ठीक है दोस्तों। अब इसका जो स्लेटी रंग होता है, अब इसमें एक और गुण होता है, ये कठोर होता है, कठोर मीन्स हार्ड होता है, और दूसरा तन्य होता है। अब आप मेरे को बताएंगे कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। टंगस्टन का प्रयोग आप सब अच्छे से जानते हैं और आप ये मेरे को कैसे बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि टंगस्टन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं जस्ता, जिसको बोला जाता है जिंक। ठीक है दोस्तों। जिंक बोला जाता है, और आप मुझे बताएंगे कि अपने भारत में जिंक की जो माइंस है वो कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों। जिंक की सबसे बड़ी माइंस है अपने भारत की, और एशिया की एक नंबर या दूसरे नंबर पे आती होगी, लेकिन हम देखें तो एशिया का मुझे पूरा पता नहीं है कि किस जगह कौन से नंबर पे आती है, लेकिन अपने भारत में पहले नंबर पे आती है। और ये जिंक की जो खान है, जहाँ पर ये जिंक की खान है, एक्चुअली में मेरा वहीं पे मैं रहता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो आप मुझे बताएंगे कि ये जिंक की जो खान है वो कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों। जस्ता। अब इसका देखें हम रंग कैसा होता है। इसका जो रंग होता है नीला स्लेटी रंग का होता है। इसमें स्लेटी रंग का होता है, लेकिन जब उस स्लेटी रंग को हम थोड़ा सा प्रकाश में देखें तो इसमें थोड़ा सा नीले रंग का हमें आभास होता है। ठीक है दोस्तों। नीला स्लेटी रंग होता है। अब ये नर्म होता है, जो जस्ता होता है बहुत ही नरम धातु होती है। इतना नरम भी नहीं होता है कि बिल्कुल लिक्विड जैसा, लेकिन ये नरम होता है। जैसे आपने देखा हो तो सोप होती है, साबुन के जैसा होता है। हम अपना नाखून चुभे तो इसके ऊपर मतलब वो आ जाता है, उसका निशान आ जाता है। ठीक है दोस्तों। अब इसका प्रयोग, और दूसरा क्या होता है, ये जंगरोधी होता है। ठीक है। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है। इसका प्रयोग देखो तार और पाइप जो होते हैं उनको जंगरोधी बनाने में किया जाता है, जंगरोधी परत चढ़ाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसका प्रयोग ज़्यादातर वहाँ पर ही किया जाता है। आगे हम देखते हैं अगला। अब हम देखते हैं सीसा, जिसको हम लेड भी कहते हैं। सीसा जो होता है इसका रंग कौन सा होता है। इसका रंग भी होता है स्लेटी रंग होता है। ये भी नर्म होती है, जैसे जिंक होता है वैसे की वैसी ही होती है, जस्ता होता है उसी तरह का। जंगरोधी होता है, ये थोड़ी सी भारी धातु होती है। ठीक है दोस्तों। भारी धातु होती है। इसका प्रयोग देखो जंगरोधी परत चढ़ाने में किया जाता है। इसके अलावा सीसा जो होता है उसको अपनी बंदूक की जो गोली होती है उसके अंदर भी शीशे को ही भरा जाता है। ठीक है दोस्तों। ये अपना जाता है। अब हम देखते हैं पीतल। आप दोस्तों मुझे बताएंगे, पीतल जो होती है मिश्र धातु होती है। ठीक है। पीतल मिश्र धातु होती है, और ये
किन किन दो धातुओं को मिलाने पर ये बनती है, ये चीज़ आप मुझे बताएंगे और कमेंट करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पीतल जो होती है ये किन दो धातुओं से मिलकर बनी होती है आप मुझे बताएंगे। इसका रंग पीला होता है, ये तन्य होती है, अगाधवर्ध होती है। प्रयोग इसका जो कनेक्टर्स होते हैं, जो अपने कनेक्टर्स होते हैं उनके संयोजक को बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इनके स्क्रू बनाए जाते हैं। कभी कभी जो बॉडी होती है, जो हम वैद्युतिक जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं इलेक्ट्रिकल, उन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की जो बॉडी होती है उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा निकल। अब दोस्तों निकल जो होती है उसका रंग आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। मैं बता दूं आपको, भले कोई दिक्कत नहीं, आप देखेंगे कि हमें तो टास्क पे टास्क मिलते जा रहे हैं, लेकिन चलो ठीक है मैं बता देता हूँ, फिर भी आप मुझे बताना, कमेंट जरूर करना। इसका रंग जो होता है ये सफेद रंग की धातु होती है। निकल जो होती है सफेद रंग की धातु होती है, जंगरोती होती है, इसका रंग सफेद होता है। मैं लिख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। जंगरोती होती है, शीशा होता है, जंगरोती होती है। इसका प्रयोग जो होता है वो शीशा संचायक सेल में किया जाता है, प्लेट बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। निकल भी भारी धातु होती है, जैसे शीशा होता है उसी तरह से ये भी भारी धातु होती है। इसके अलावा अब हम देखते हैं लोहा जो होता है, लोहे का रंग तो आप मुझे बता ही देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लोहे का जो रंग है वो आप मुझे बताएंगे। इसके अलावा ये सस्ता होता है, सुलभ होता है, तन्य होता है, अगाधवर्ध होता है। इसका प्रयोग हम टेलीफोन के तारों में किया करते हैं, अर्थ तार में करते हैं, इतने कामों में हम इसका करते हैं दोस्तों। इसमें इसके अलावा बहुत सारे मटेरियल, लेकिन हम उनका दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं, हमारे अंदर वो प्रयोग भी नहीं आते। लेकिन सिर्फ उनको वैद्युतिक मटेरियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उनका प्रयोग नगण्य के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, इसलिए मैंने उनको ज़्यादा इसमें लिया नहीं है ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं बने और ये भी हो जाए। इसके अलावा अब हम देखते हैं दोस्तों जो चालक होते हैं, चालक के गुणधर्म। ठीक है, चालक किसे कहते हैं, जो अभी अब जिन मटेरियल धातुओं के बारे में हमने डिस्कस किया वो सारे चालक है। अब इन चालक के क्या गुणधर्म होने चाहिए, गुणधर्म क्या ऐसा होना चाहिए कि चालक हमें अच्छे लगे। तो पहला जो गुणधर्म है वो है सस्ता। चालक जो होता है वो सस्ता होना चाहिए दोस्तों। अगर सस्ता नहीं होगा तो महंगा होगा तो वो हमारे प्रयोग करने लायक नहीं होगा। दूसरा, सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। अगर वो सरलता से उपलब्ध नहीं है तो हमारे किस काम का। ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि तन्य होना चाहिए। तन्य होगा तभी हम इसको वायर के रूप में बदल पाएंगे। सुदृढ़ मीन्स ताकतवर होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। जिससे क्या होता है कि जब हम उसको ओवरहेड लाइन में इसमें प्रयोग करें तो वो क्या है कि टफनेस उसकी अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्या है कि वो बना रह सके। अदरवाइज वो टूट के गिर जाएगा। अगर उसको सुदृढ़ नहीं होगा तो, अगाधवर्ध नहीं होगा तो वो भंगुर की तरह टूट जाएगा, हम उसको नहीं बना पाएंगे। ये सारे गुण उसके अंदर होना चाहिए। चौथा जो गुण है उसको सोल्डरिंग करने लायक होना चाहिए, सोल्डरिंग। अब दोस्तों क्या होता है, कभी कभी हमारे जो केबल्स हम डालते हैं, कभी हम तो हमें उनको ज्वाइंट करने पड़ते हैं। ज्वाइंट करने के बाद हम उनके ऊपर सोल्डरिंग बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर उनके ऊपर सोल्डरिंग नहीं होगी तो हमारे ज्वाइंट्स क्या होंगे, अच्छे से नहीं बन पाएंगे, तो वो वायर हमारे कुछ काम नहीं आएगा। तो इसी वजह से चालक जो भी चालक हो वो सोल्डरिंग हो जाना चाहिए, मतलब उसके लायक होना चाहिए। इसके अलावा उसका प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए। प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो वो चालक हमारे अच्छे से काम नहीं आएगा। उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी कम होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए कि वो वातावरणीय प्रभाव जैसे सर्दी गर्मी से अप्रभावित होना चाहिए। वातावरणीय प्रभाव से अगर वो प्रभावित हो जाए तो वो चालक हमारे अच्छे काम का नहीं है। लेकिन वैसे होते हैं चालक प्रभावित, फिर भी मतलब इतने नहीं होते जितने, अगर ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों इसका आगे मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो अपने चालक है, इस चालक के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं इसकी PDF बना करके मेरे उस चैनल के ऊपर अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ गलतियाँ हुई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना दोस्तों। ठीक है, और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि मैं इसका आगे वाला बताऊँ कि नहीं बताऊँ। वैसे मैं बताऊँगा, फिर भी अगर आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद हमें, अभी तो हमने सिर्फ चालक देखे हैं, इसके बाद में अचालक देखना है, अर्धचालक देखना है। उसके बाद में हम विभिन्न प्रकार के जो तार है उनको कौन से टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जाता है वो देखना है। अभी हमारे पास 4-5 टॉपिक और है दोस्तों, उस 4-5 टॉपिक के बारे में और डिस्कस करना है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे अलविदा कहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।